नमस्कार मित्रों, सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह, राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश। जैसा कि आपको मालूम है, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी मैंने 3-4 अवसरों से सूचना की दुनिया पर आरटीआई को लेकर परिचर्चा की थी। 2 एपिसोड्स आप देख चुके हैं। मैं तीसरे एपिसोड में ग्रेटर नोएडा के सिटी मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र सिंह के सवालों का जवाब दूंगा। आप यह एपिसोड देखिए, हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। बस एक आग्रह यही कि जब भी सूचना की दुनिया के एपिसोड देखें, पूरा देखें, कभी अधूरा न छोड़ें। आपका बहुत बहुत आभार। मैं धर्मेंद्र जी, जो अभी मैंने उनका परिचय भी दिया था, 2006 बैच के पीसीएस अफसर हैं और यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट हैं। और कभी धर्मेंद्र जी आप पीआईओ भी रहे होंगे सर। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा आपका आरटीआई एक्टिविस्टों से भी सामना हुआ होगा और बहुत सारी दिक्कतें आई होगी। तो हालांकि सवालों में कई सवाल जो है इन्होंने आशुतोष जी ने पूछे हैं। सर धर्मेंद्र जी, आपका कोई सवाल है? हाँ सर, अधिकतर हमारा जो नौकरी रही सर वो तहसीलों की और कलेक्ट्रेट की रही। तो सबसे बड़ा सर जो दिक्कत आई सामने, जो कौन हम बाइफरकेट नहीं कर पाते उन क्वेश्चंस को कि किन क्वेश्चन का जवाब हमें न्यायिक प्रक्रियाओं में देना है, यानी जिसमें टिकट लगेंगे, न्यायिक टिकट दे के देना है, और किन का जवाब हम आरटीआई में शामिल कर सकते हैं। एक दूसरा, एक उसमें ये होता है कभी कभी हम निजता को, यानी थर्ड पार्टी जो सूचना है उसको भी हम क्लियरिफाई नहीं कर पाते, और एक डर के कारण कि जो हमारा प्रथम अपीलीय अधिकारी है या सेकंड द्वितीय अपीलीय अधिकारी है, वो कहीं हमारी लापरवाही मानते हुए या हमारी इंटेंशन गलत मानते हुए हमें दंड पेनल्टी आरोपित ना कर दे। ये इसमें हमें बड़ी दिक्कत आती इसी डर को दूर करने की जरूरत है। मैं प्रायः जब जिलों में जाता हूँ, बैठकों में जाता हूँ, जिसमें डीएम भी संबंधित जिले के रहते हैं, एसपी भी रहते हैं और सभी पीआईओ 100, 150, 200 की संख्या में भी रहते हैं। यही मैं बार बार कहता हूँ कि आप अपने मन से डर को निकालिए सूचना आयोग का। अगर वादी जो सूचना मांगने वाला है वो सूचना आयोग से नहीं डरता है तो आप क्यों डरेंगे? सिस्टम के अंग आप हैं, सूचना आयोग भी सिस्टम का ही अंग है। ये अलग बात है कि जो पूरा आरटीआई एक्ट है यह वादी के पक्ष में है। वादी माने वादी आप भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। आप अपने विभाग से कोई सूचना मांग सकते हैं। बहुत सारे कर्मचारी अपने विभाग से मांगते हैं। कभी पीआईओ रहे रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि उनको सारी जानकारी है तो वो सूचनाएं भी मांगना शुरू कर देते हैं। 10 साल के भीतर एक आरटीआई एक्टिविस्ट हमारे जिले में है, उसको कुछ उसके पास नहीं था, लेकिन अब देखिए तो उसका सुंदर सा घर बन गया है और कोई बिजनेस नहीं उसका है सिवाय इसके कि आरटीआई वो लगाता है। क्या करते हैं कि या तो पूर्व अधिकारी कर्मचारी हैं या जो कर्मचारी असंतुष्ट है और आपका ही टेबल देख रहा है आरटीआई का है, उससे ही जो है कुछ ऐसे लूपहोल्स जो है पता करते हैं और उस पर आरटीआई लगा देते हैं। तो डर के कारण आप लोग ब्लैकमेल का शिकार भी हो जाते हैं। हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कतिपय ऐसे अधिकारी कर्मचारी हैं जो मैनेज का मतलब अब हम सभी लोग समझ रहे हैं, वो मैनेज करने की कोशिश करते हैं। जितना आप आरटीआई लगाने वाले को मैनेज करेंगे उतना ही उसका मन बढ़ेगा। इसलिए आप ये जो मैनेज करने का व्यवहार है इसको बंद होना चाहिए और जो सूचना आपसे मांगी जाए, जैसे मैंने पहले ने कहा ना कि 30 दिन में देना है तो, नहीं दान देना है तो, थर्ड पार्टी सूचना है तो, अंतरण का मामला है तो, गोपनीय सूचना है तो, आप 30 दिन के भीतर उसको दे दें। और 30 दिन का मतलब 29वें दिन नहीं होता है, ये ध्यान रखें आप। 30 दिन का मतलब होता है कि तब सूचना दें उसको 30 दिन के भीतर या 35 दिन के भीतर, 40 दिन के भीतर मिल जाए। उसको ये न लगे कि आप सूचना से इनकार कर रहे हैं, ये भी एक प्रकार से सूचना से इनकार ही है। और सूचना से इनकार जो है ये एक प्रकार से दंडनीय है, क्योंकि सूचना का कानून सूचना देने का कानून है, सूचना से मना करने का कानून नहीं है। लेकिन
जब आप 30 दिन में सूचना नहीं देंगे, कोई जवाब नहीं देंगे और आयोग में आकर के फिर कहेंगे कि इनकी सूचना पत्रावली पर आधारित नहीं है, तो फिर ये सवाल तो मैं आपसे भी करूंगा कि अगर यही सूचना देनी थी आपको, तो आपने ये 1 लाइन, 2 लाइन, 4 लाइन की सूचना आपने उनको 30 दिन के भीतर क्यों नहीं दी? क्यों आयोग में आए? अच्छा, आयोग में आते हैं तो आपका श्रम लगता है, समय जाता है, आपका कार्य प्रभावित होता है। बेहतर हो 30 दिन के भीतर सूचना दे दें। और एक सवाल अभी बीच में इन्होंने उठाया था अपने विवेक जी ने कि शुल्क, मान लीजिए 1000 पेज की सूचना है तो क्या करें? आरटीआई एक्ट में कहीं भी नहीं है कि आप अपनी जेब से पैसा लगाकर फोटो स्टेट करके प्रमाणित सूचना दें, कहीं नहीं है। ये आप करते हैं तो आप गलत करते हैं। 30 दिन के भीतर दीजिए, शुल्क की जरूरत है तो आप उनसे शुल्क मांगिए। शुल्क के पहले आप चूंकि पत्रावली व्यवहारित करते रहते हैं, इसलिए आपको ये पता है कि अमूमन कितने पेज की सूचना हो। 100 पेज की सूचना है, गुणे 200 रुपये उनसे मांग लीजिए, शुल्क मांग लीजिए उनसे और कहिए कि ये शुल्क जमा करिए और मैं आपको सूचना दे दूंगा। तो जैसे आज आरटीआई उन्होंने लगाई और आपने 5 दिन के भीतर उनसे शुल्क मांग लिया। अब इसके बीच अगर 10 दिन में उन्होंने शुल्क दिया तो 10 दिन उससे एक्सक्लूड हो जाएगा। 10 दिन वो आपके 30 दिन में कम हो जाएगा। यानी 5 तारीख को आपने सूचना मांगी, मान लीजिए 25 को उन्होंने शुल्क मांग दिया, तो आप अगली गणना 5 दिन के बाद 25 के बाद शुरू हो जाएगी। ये इतनी सुविधा आरटीआई एक्ट में है कि शुल्क अगर वो देते हैं, जब भी देंगे उतना उसमें से कम हो जाएगा, लेकिन 30 दिन के भीतर उनको भी करना चाहिए, अन्यथा जो है मैलाफाइड इंटेंशन माना जाएगा। और अगर शुल्क नहीं देते हैं तो आप सूचना न दीजिए और आयोग में अगर आते हैं तो आप कहिए कि मैंने 30 दिन के भीतर इनसे शुल्क मांगा था, शुल्क इन्होंने नहीं जमा किया है, इसलिए सूचना मैंने दी, तो मैं भी उसी आलोक में अपना निर्णय दूंगा कि शुल्क जमा करके सूचना प्राप्त करिए। या आपने समय से शुल्क नहीं दिया, इसलिए आपको अगर सूचना से मना कर किया तो ठीक ही किया। और अब किसी भी तरह का डर आप लोग पीआईओ के रूप में, अफसर के रूप में, लोक प्राधिकार के रूप में, सूचना आयोग का डर अपने मन से निकाल दीजिए। अब मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा। सर एक सवाल और है जो बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है और इसकी हम लोगों को बड़ी दिक्कत भी होती है एज ए पीआईओ के रूप में। हम उन क्वेश्चंस को बाइफरकेट नहीं कर पाते कि जिनकी नकलें जारी हो सकती हैं, क्या उनको आरटीआई के से भी आच्छादित कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कोई आरटीआई से नकल मांगता है तो आप आरटीआई में नकल नहीं देंगे, बहुत साफ है। आपका एक नकल विभाग होता है, आप उनसे कहिए कि शुल्क जमा करके अमुक नकल विभाग से आप अपनी नकल प्राप्त कर लीजिए, दैट्स ऑल। लेकिन फिर मैं दोहराऊंगा कि यही बात उनको आप 30 दिन के भीतर कहिए और बेहतर हो कि जल्दी से जल्दी उनको बताइए। एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, अजमान्यतः। अजमान्यतः थोड़ा तकनीकी शब्द है, विधिक है, थोड़ा कम समझ में आता है। अजमान्यतः का मतलब होता है अधिकतम, जितने जल्दी से हो सके उतने जल्दी उनको जवाब दीजिए, जो जवाब देना हो। जैसे कोई नकल मांगता है, आप कहिए कि नकल विभाग से शुल्क जमा करके नियमानुसार नकल प्राप्त कर लीजिए। एक कोई ये कहता है, कभी कभी जो है, अब मैं इसको विस्तारित कर रहा हूँ, याद आ गया, कोई कहता है कि लंबाई चौड़ाई बताइए। सामान्य रूप से राजस्व विभाग में पूछा जाता है, भाई लंबाई चौड़ाई बताने का कोई प्रावधान नहीं है आरटीआई में। भाई लंबाई चौड़ाई के लिए तो आप अलग से जो है आप वो अर्जी दीजिए पैमाइश के लिए, और शायद धारा 24 होती है सर या जो भी होती हो, वही है सर। तो धारा 24 में आप जो है आप एक उनको अर्जी दीजिए, उस पर जो है आदेश होगा, फिर लंबाई चौड़ाई आपको बताइए। कोई क्षेत्रफल पूछ रहा है तो कोई मतलब नहीं है। और समान रूप से जो आशुतोष जी ने कहा था अभी कुछ देर पहले कि दुरुपयोग, ये दुरुपयोग है। किसी को लंबाई चौड़ाई पता करनी है, अब वो नहीं जाना चाहता है अर्जी देने, अर्जी देकर नापजोख नहीं, वो आरटीआई लगा देता है।
उसको लगता है कि इसमें हमको जल्दी से जल्दी मिल जाएगी, और दबाव में आकर के कभी कभी आप लोग लंबाई चौड़ाई माप करके उसको बताते भी हैं, बता भी सकते हैं, जनहित का काम है। लेकिन जब नियमतः आप आरटीआई में जाएंगे तो आप सीधे उनसे कहिए कि धारा 24 में आप अर्जी दीजिए, नियमानुसार कार्रवाई होगी। आरटीआई में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन आप कर भी देते हैं, ये तो जनहित का काम है, कर सकते हैं तो कर दीजिए, लेकिन इससे जो है मन बढ़ता है कि इनके एप्लीकेशन पे इनकी नापजोख हो गई तो हम भी एप्लीकेशन दे दें। इसलिए इन चीजों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।